अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर में जो पहला डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं वो है एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर भी बाकी और कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं, उनको हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एंजाइटी होता क्या है। एंजाइटी एक फ्यूचर ओरिएंटेड इमोशनल स्टेट है जहाँ पर हम अनईज़ी फील करते हैं या एप्रीहेंसिव फील करते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा। अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है कि कुछ हो जाए। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फिजिकल सिम्टम, बिहेवियरल सिम्टम, मेंटल सिम्टम्स। आपके हैंड्स जिटरी फील करते हैं, हार्ट बीट ज़्यादा रेस कर रही होती हैं और आप कोई सिचुएशंस अवॉइड करते हैं। ये आपका ब्रेन जो है यहाँ पर एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह काम करता है, जिसमें वो उसको हर चीज़ में डर होता है कि यहाँ पर कुछ बुरा हो जाएगा। अब हम समझते हैं 3 कोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंजाइटी। जब भी आप एंशियस फील करते हैं तो उसमें पहला कंपोनेंट होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, जिसमें आप नेगेटिव थॉट्स, आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक, फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ प्रीऑक्यूपेशन, जैसे कि ये सोचना कि मैं फेल हो गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मुझे तो ये चीज़ अच्छे से आती ही नहीं है, मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सब चीज़ें होती हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। दूसरा है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। जब आप नेगेटिव सोचेंगे फिर आप नेगेटिव बॉडी भी आपकी ऐसे रिएक्ट करेगी, बॉडी सिम्टम जैसे कि स्वेटिंग या फिर जिटरी फील करना। और लास्ट है बिहेवियरल कंपोनेंट, कि आप फिर क्या करेंगे, उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जहाँ पर आप एंशियस फील करते हैं। जैसे कि आप अगर पार्टीज़ में जाने में, लोगों से मिलने में एंशियस फील करते हैं तो आप वहाँ जाना अवॉइड करेंगे, आप एग्ज़ाम स्किप कर देंगे। ये हैं आपके 3 कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइटी। पहले एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और PTSD थे, मगर अब उनके लिए सेपरेट कैटेगरीज बनाई गई है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर और PTSD के लिए स्ट्रेसर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फोबियाज एंजाइटी डिसऑर्डर के सब टाइप्स होते हैं। फोबिया होता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के लिए इंटेंस और इरैशनल फियर। मतलब हो सकता है कि वो चीज़ उतनी डेंजरस ना हो लेकिन आपकी बॉडी उसमें एकदम ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो चीज़ बहुत डेंजरस है। ठीक है, किसी नॉर्मल से डर को हम फोबिया कब कैटेगराइज करते हैं? पहला, वो 6 मंथ से ज़्यादा तक परसिस्ट करना चाहिए, आपको इमीडिएट एंजाइटी रिस्पॉन्स देना चाहिए, अवॉइडेंस बिहेवियर की तरफ लीड करता है और आपकी नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट करता है, तब हम किसी डर को फोबिया बोलते हैं। DSM-5 फोबियाज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। स्पेसिफिक फोबिया, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से फोबिया, दूसरा एगोराफोबिया और तीसरा सोशल फोबिया। सबसे पहले स्पेसिफिक फोबियाज़ को भी 5 सब टाइप्स में डिवाइड करा जाता है। एनिमल टाइप, जिसमें आपको किसी एनिमल या किसी इंसेक्ट से बहुत डर होता है, जैसे फियर ऑफ डॉग्स या फियर ऑफ स्नेक्स, स्पाइडर्स, ये सब। फिर है दूसरा नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ वाटर, स्टॉर्म। तीसरा ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप, फियर ऑफ ब्लड, नीडल्स या मेडिकल प्रोसीजर्स। फोर्थ सिचुएशनल टाइप, फियर ऑफ फ्लाइंग, एलिवेटर्स, इनक्लोज्ड प्लेसेस। और लास्ट है फियर ऑफ चोकिंग या वॉमिटिंग, लाउड साउंड्स, कॉस्ट्यूम कैरेक्टर्स, कुछ भी अलग सा फोबिया। USA में जैसे ट्रिपैनोफोबिया जो कि फियर ऑफ नीडल है वो काफ़ी कॉमन है और इस वजह से काफ़ी लोग वैक्सीनेशंस अवॉइड करते हैं, ब्लड टेस्ट अवॉइड करते हैं अपनी इस एक्सट्रीम एंजाइटी की वजह से। इंडिया में हर्पेटोफोबिया के काफ़ी केसेस मिलते हैं, मतलब फियर ऑफ लिजर्ड्स। तो अगर किसी कमरे में छिपकली है तो लोग उस कमरे में एंटर नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ड्यू टू यूनिक वाइल्ड लाइफ अराक्नोफोबिया काफ़ी है। अराक्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। स्पेसिफिक फोबिया का प्रेवलेंस कितना है? प्रेवलेंस मतलब कि दुनिया भर में कितने लोग इससे सफ़र करते हैं। दुनिया भर में लगभग 12% लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी स्पेसिफिक फोबिया से सफ़र करते हैं, लेकिन इंडिया में ये नंबर 2.5% तक है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ के बारे में इतने ओपन नहीं हैं, इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, तो कई लोग इसका ट्रीटमेंट लेना या डायग्नोसिस लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं। एज ऑफ ऑनसेट मतलब होता है कब शुरू होते हैं ये फोबिया। अलग अलग फोबियाज़ अलग अलग एजेस में स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ एनिमल्स या थंडरस्टॉर्म या डेंटिस्ट जो हैं वो बचपन में होते हैं, और वहीं फियर ऑफ हाइट या ड्राइविंग या क्लोज्ड स्पेस टीनेज में स्टार्ट होते हैं। तो मतलब जब आप जिस चीज़ से आपको एक्सपोजर होता है तब वो उसका फियर स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे बचपन में आप एनिमल्स को देखते हैं तो आप डरने लगते हैं, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप ड्राइविंग करना सीखते हैं तो हो सकता है आपको ड्राइविंग का फोबिया हो जाता है। जेंडर डिफरेंसेस, औरत और आदमी में कौन ज़्यादा अफेक्ट होता है? स्पेसिफिक फोबियाज़ वुमेन में ज़्यादा पाए जाते हैं, अराउंड 60% वुमेन इसकी सफ़रर्स होती हैं और 7% मेन। एनिमल रिलेटेड फोबियाज़ जैसे स्नेक्स, कैट्स या इंसेक्ट्स, इसमें 90 to 95% सफ़रर्स जो होती हैं वो वुमेन होती हैं। ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है और कल्चरल भी, क्योंकि सोसाइटी में वुमेन को अपने इमोशंस को, अपने फियर को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ किया जाता है, तो इसलिए भी हो सकता है। कोमॉर्बिडिटी होता है जब आपको एक ऑलरेडी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं और उससे रिलेटेड बीमारी आपको एक कोई और नहीं हो जाती है, मतलब साथ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब स्पेसिफिक फोबियाज़ जो हैं वो अकेले नहीं होते हैं, इसके साथ आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन या कभी कभी फिजिकल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स या अस्थमा के साथ भी लिंक्ड होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आदमी को ब्लड का फोबिया है
तो साथ में उसे ब्लड को देखने के बाद पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं, तो अब उसे पैनिक डिसऑर्डर भी हो गया। या फिर अगर एक लड़की डॉक्टर के पास नहीं जाती है क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता है, तो उसका हेल्थ कंडीशन भी बिगड़ने लगते हैं, फिर उसको कोई और हेल्थ कंडीशन में कोई बीमारी हो सकती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फोबिया? स्पेसिफिक फोबिया आपको कैसे होते हैं? आप किसी एक कारण की वजह से आप फोबिया डेवलप नहीं करते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके फोबिया डेवलप करने के पीछे, जैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके ब्रेन केमिकल्स, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, किस चीज़ से आपको नॉर्मली डर लगता है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी आके फिर बताती हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से स्ट्रॉन्ग फियर होगा या नहीं। अब इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर पहला पॉइंट है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, जो फ्रॉइड ने दी थी। फ्रॉइड और बाकी साइको एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि एंजाइटी या फिर स्पेसिफिक फोबिया आपका जो है वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। आपके बॉडी के अंदर जो रिप्रेस्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, उस चीज़ को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है किसी सेफ़र टारगेट की तरफ। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई एग्रेसिव फीलिंग है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा किसी सेफ़र टारगेट की तरफ, जैसे फियर ऑफ स्पाइडर्स या फियर ऑफ एलिवेटर, ऐसा कुछ। मगर ये जो आर्ग्यूमेंट था ये उतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं था, तो इसे नहीं माना गया। फिर दूसरी थ्योरी आई, लर्निंग थ्योरी, जो वॉल्पे एंड रैकमैन ने दी थी 1960 में। ये थ्योरी बोलती है कि फोबियाज़ आपके लर्नड बिहेवियर हैं थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। होता क्या है, कोई न्यूट्रल स्टिमुलस जो है उसको एसोसिएट कर दिया जाता है किसी ट्रॉमेटिक इवेंट या सिचुएशन के साथ, तो होता क्या है कि फिर इंसान जो है वो उससे और उससे मिलती जुलती सारी चीज़ों से डरने लग जाता है। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो फिर क्या होता है, वो सारे कुत्तों से डरने लग जाता है, इवन द फ्रेंडली वंस, है ना। तो ये फियर जो है वो जनरलाइज कर देता है, फिर आप कई बार आप फिर सारे एनिमल से ही डरने लग जाते हैं। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इस आइडिया को स्ट्रेंथन करता रहता है। वाइकेरियस कंडीशनिंग, वाइकेरियस कंडीशनिंग का मतलब होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, कई बार हम दूसरों को देख कर भी वो चीज़ सीख जाते हैं। तो हमें कोई ट्रॉमा खुद एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है फोबिया डेवलप करने के लिए। मान लेते हैं कि आपकी मम्मी को कुत्ते से डर लगता है, तो जब आपने बचपन से देखा है उन्हें कुत्ते से डरते हुए, तो फिर आप भी धीरे धीरे वो फोबिया डेवलप करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशनल क्लासिकल कंडीशनिंग। कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके साथ कोई ऑब्जर्व्ड फियर रिएक्शन, मतलब आपने देखा किसी को उस चीज़ से डरते हुए, आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व करा और फिर आपने दोनों को एसोसिएट कर दिया कि हाँ ये ऑब्जेक्ट तो फियरफुल है, तो मुझे भी इससे डरना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि छोटे बच्चे जो हैं उन्हें पता नहीं है कि सांप से डरना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हम देखते हैं कि सब लोग तो सांप से डर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे हम भी सांप से डरने लग जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग फियर। कई बार क्या होता है कि मैंने और मेरी दोस्त ने दोनों ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी है, मगर हम में से कोई एक फोबिया डेवलप कर लेगा और दूसरा नहीं करेगा। तो यहाँ पर आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग फियर। कुछ लोग जो है फियर डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सपोर्ट सिस्टम, इवन आपकी बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी। लास्ट, एवोल्यूशनरी प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग फियर। ह्यूमंस जो है हम प्रिपेयर्ड होते हुए आए हैं एवोल्यूशन की मदद से कि हम कुछ फियर्स को जल्दी लर्न कर लें, जो हमारे सर्वाइवल थ्रेट्स हैं, जैसे कि सांप, बंद जगहें, स्पाइडर्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन जिन्होंने इन फियर्स को जल्दी लर्न कर लिया, उन्होंने सर्वाइव कर लिया और इस जीन को आगे पास ऑन कर दिया। और जिन्होंने इसको जल्दी नहीं सीखा कि हाँ ये चीज़ जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए थ्रेट है, तो वो उतनी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए और ख़त्म हो गए। तो ये आइडिया लीड करता है प्रिपेयर्ड लर्निंग की तरफ। फियर्स जो हैं वो आपके ईजियर टू कंडीशन होते हैं और हार्डर टू एक्सटिंग्विश। मतलब कि एक बार आपको सांप से डर लगने लगा तो मुश्किल है कि आपको फिर कुछ टाइम बाद उससे डर नहीं लगेगा। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमन ने 1971 में प्रपोज करी थ्योरी ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जो ये कहती है कि हमारी बायोलॉजी हमें कुछ फियर्स को अक्वायर करना ज़्यादा ईजी कर देती है, इवन विदाउट डायरेक्ट ट्रॉमा। जैसे कि ओहमैन एंड मिनेका की 2001 की स्टडी में पाया गया कि मंकीज़ जो है वो इजीली लर्न कर लेते हैं स्नेक्स से फियर करना बाय वाचिंग अदर्स, लेकिन वो फ्लावर्स से या फिर रैबिट से फियर करना उतनी जल्दी नहीं सीखते हैं। तो स्नेक फोबिया जो है वो आपका प्रिपेयर्ड है आपके जेनेटिक में वाया एवोल्यूशन, और फ्लावर फोबिया जो है वो आपका नहीं है। अब हमने साइकोलॉजिकल कॉजेज समझ गए हैं, अब हम समझते हैं बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ फोबिया। तो सम पीपल आर बायोलॉजिकली मोर वायर्ड कि वो फास्टर लर्न कर सकें फियर को। ये आपका इन्फ्लुएंस होता है वाया जीन्स, जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, और टेम्परामेंट, जो कि सबका इन्नेट पर्सनालिटी ट्रेट होता है, जो कि ऑफन प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ होता है।
कगन एट आल 2001 की स्टडी में पाया गया, जो कि काफ़ी फेमस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है टेम्परामेंट और एंजाइटी पर। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है जब आप बहुत सालों तक एक ही टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो एट 21 मंथ्स कगन ने आइडेंटिफाई करे कुछ चिल्ड्रन को बिहेवियरली इनहिबिटेड, मतलब वो शाय, क्वाइट और नर्वस अनफेमिलियर सिचुएशंस में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी गई उनके एज 7-8 साल तक। तो देखा गया कि सेम बच्चे वर मच मोर लाइकली, मतलब 32% ऑफ देम डेवलप्ड फोबियाज बाय एज 7 और 8 कंपेयर टू ओनली 5% ऑफ अनइनहिबिटेड किड्स। तो इनहिबिटेड किड्स वो होते हैं जो ज़्यादा शाय होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, कम बोलते हैं, रोने लग जाते हैं, और अनइनहिबिटेड होते हैं जो थोड़े चिल होते हैं, जो ऐसे हंसते खेलते बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बिहेवियरल इनहिबिशन एक टाइप का टेम्परामेंट है जहाँ पर बच्चा जो है वो विड्रॉ कर लेता है व्हेन एक्सपोज टू नॉवेल्टी। नॉवेल्टी मतलब किसी भी नई चीज़ से। तो अगर मान लेते हैं एक कमरे के अंदर कोई जोकर चल कर आ रहा है, तो 2 बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चा जो है वो जाता है और जोकर के साथ जाके हाई फाइव कर लेता है, और दूसरा बच्चा जो है वो जोकर को देख के रोने लग जाता है। तो जो रोने वाला बच्चा और अपनी मदर से क्लिंग करने लग जाता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ बिहेवियरली इनहिबिटेड चाइल्ड। और जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है फियर लर्निंग में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं जो कि 100% DNA शेयर करते हैं, दे आर मच मोर लाइकली टू बोथ हैव स्पेसिफिक फोबियाज। एक और फैक्टर कई बार इन्फ्लुएंस करता है, वो है सोशल एंड सोशियो कल्चरल कॉजल फैक्टर्स ऑफ फोबिया एंड सोशल एंजाइटी। पेरेंट और आपका सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर काफ़ी मैसिव रोल प्ले करता है डेवलपिंग फोबियाज, स्पेशली सोशल एंजाइटी। ओवर प्रोटेक्टिवनेस, शेमिंग या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं चांसेस ऑफ द चाइल्ड कि वो ज़्यादा फियरफुल होगा, ज़्यादा शाय होगा और फोबिक भी हो सकता है। ये टेंडेंसीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं कलेक्टिविस्टिक कल्चर में, जहाँ पर आपके एक्शंस को देखा जाता है रिप्रेजेंटिंग योर एंटायर फैमिली, है ना, कि अगर किसी एक बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो पूरे कुल का नाम, पूरी फैमिली का नाम खराब हो गया। तो वहाँ पर बच्चा जो है वो बहुत डरता है कोई भी नॉवेल चीज़ ट्राई करने से पहले। इसके अलावा पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है। अगर काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट होंगे कि वहाँ मत जाओ, गिर जाओगे, उससे बात मत करो, तुम मत करो, मैं ही कर देता हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद नहीं सीखता है कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे अच्छी चीज़ों और ख़राब चीज़ों में, सही और गलत में। उसको लगता है कि वर्ल्ड इज़ डेंजरस, तो हमेशा उसको मम्मी पापा की छाँव में ही रहना है, वो ही बताएंगे तो ही वो कर पाएगा। तो स्टडी शो करती है दैट चिल्ड्रन रेज्ड इन ओवर प्रोटेक्टिव या कंट्रोलिंग हाउसहोल्ड वो ज़्यादा लाइकली हैं टू बी सोशली एंशियस इन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट लेटर ऑन। फैमिली डायनेमिक्स और इंटरेक्शन पैटर्न भी मैटर करते हैं। अगर एक फैमिली में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चिल्ड्रन को कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है और अफेक्शन कंडीशनल होता है, मतलब अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तभी उसे उतना अफेक्शन मिलेगा, तब जो है वो धीरे धीरे बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेयर ऑफ फेलियर और शेम हो जाता है अराउंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और दिस इज़ काफ़ी हार्मफुल फॉर बिहेवियरली इनहिबिटेड किड्स, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी नर्वस टेम्परामेंट है। ट्रीटमेंट्स फॉर स्पेसिफिक फोबिया, इसके अंदर आपका जो मेन ट्रीटमेंट यूज़ होता है वो है एक्सपोजर थेरेपी, जो कि एक बिहेवियर थेरेपी का फॉर्म है। एक्सपोजर थेरेपी होता है जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो उन चीज़ों से डरना बंद कर दे और इतना ओवर रिएक्ट करना बंद कर दे जिससे आप जिस भी चीज़ का आपको अभी फोबिया है। तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द फियर, जो कि फियर को और वर्सन कर देता है, हम क्या करते हैं, जेंटली रिपीटेडली हम उस फियर को फेस करते हैं। ओवर टाइम जो फियर है वो श्रिंक हो जाता है। अब इसके अंदर एक मॉडल यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेंट मॉडलिंग। पार्टिसिपेंट मॉडलिंग में क्या होता है, आपको ग्रेजुअली एक्सपोजर मिलता है जिस भी चीज़ से आप फेयर करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग इनटू द स्कैरियर सिचुएशन, क्या करते हैं, आप धीरे धीरे, जैसे वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं तो उसकी तरफ बिल्डअप करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी को स्पाइडर का फोबिया है, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट मॉडलिंग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आप जाके एक स्पाइडर को पिक करके दिखाएं, पार्टिसिपेंट मॉडलिंग क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मेथड होता है, ठीक है। सबसे पहले जो थेरेपिस्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखाता है, ऐसे जैसे किसी स्पाइडर को कामली टच करके उठाकर ऐसे दिखाता है कि हाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप देखते हैं कि ठीक है, ये तो शायद उतनी डरावनी चीज़ नहीं है, बहुत टाइनी मैनेजेबल स्टेप्स आप कॉपी करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक केज में स्पाइडर होगा तो आपको बोला जाएगा कि इसे बस टच करो, ठीक है, केज को टच करो। उसके बाद फिर बोलेंगे कि आप एक स्टिक से जेंटली उस स्पाइडर को टच करो। फिर बोलेंगे कि ग्लव्ड हैंड से उसको टच करके देखो। फिर बोलेंगे बेयर हैंड से करके देखो। और फिर फाइनली आपको बोलेंगे कि लेट द स्पाइडर क्रॉल ऑन योर हैंड। ये पार्टिसिपेंट मॉडलिंग काम कैसे करता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, ह्यूमन जो है वो नेचुरली लर्न करते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके, स्पेशली अगर कोई अथॉरिटी फिगर है या फिर पीपल जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं। तो जो टाइनी स्टेप्स होते हैं उसमें हमें लगता है कि ठीक है, आप धीरे धीरे
रिड्यूस करता है वो फियर को बिट बाय बिट, तो जिससे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप जो है वो ईजी हो जाता है। तो थेरेपिस्ट का जो काम बिहेवियर है वो हमें ये शो करता है कि इट्स सेफ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो आप भी करके देखो। फिर ऐसे करके हमें हर छोटी छोटी सक्सेस, जैसे अगर मैंने उसे स्टिक से टच कर दिया तो मैंने लगा कि हाँ ठीक है उतना हार्ड नहीं था, फिर ऐसे ऐसे करके हमें लगता है कि ठीक है उतना हार्ड भी नहीं है, फिर फाइनली आप ओवरकम कर लेते हैं उस फियर को। अब हम समझते हैं सोशल फोबिया क्या होता है। सोशल फोबिया को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं हमें। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक इंटेंस फियर होता है कि कोई आपको देख रहा है, या कोई आपको जज कर देगा, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर देगा, या फिर कोई ह्यूमिलिएट कर देगा आपको सोशल सिचुएशन में। तो जनरली हमें सुन के लगता है कि ठीक है नॉर्मल नर्वसनेस होगी, नर्वस तो सब फील करते हैं, मगर ये काफ़ी क्रिपलिंग फियर होता है जो कि आपकी एवरीडे लाइफ को में बहुत इंटरफेयर करता है। मतलब आप काफ़ी पैरालाइज फील करते हैं अगर आपको लगता है कि लोग देख रहे हैं। ऐसे हम अपने आसपास लोगों को भी जानते हैं, मगर जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं उनके अंदर ये फियर बहुत ही इंटेंस लेवल पे होता है, ठीक है। तो ईदर वो सिचुएशन को कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं या फिर काफ़ी एक्सट्रीम स्ट्रेस से सफ़र करते हैं अगर जब वो उन सिचुएशंस में होते हैं। तो कि क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। सबसे पहला है फियर ऑफ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना, किसी के सामने लिखना, पब्लिक रेस्टरूम यूज़ करना, स्ट्रेंजर से मिलना, बातें करना। तो ये सब चीज़ें हैं सोशल सिचुएशन जो कि वो अवॉइड करते हैं, इन चीज़ों का उनको डर होता है। इसके अलावा फियर ऑफ स्क्रूटनी या जजमेंट, कॉन्स्टेंट वरी कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं ये कपड़े पहन के जाऊँगा तो लोग मुझे जज करेंगे। इसके अलावा है फियर इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन। फियर जो है वो काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, मतलब आपको ऐसे हल्का फुल्का डर नहीं है कि यार लोग मुझे देखेंगे और जज करेंगे, आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि काफ़ी डेंजरस है, आपको लाइफ थ्रेटनिंग लगता है ये, ठीक है। इसके अलावा वही कि फियर और एंजाइटी जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा तक लास्ट करनी चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह जाके बहुत ही एंजाइटी फील हो रही है, बहुत आपको ऐसा नर्वसनेस हो रहा है तो आप उसे फोबिया बोल देंगे। ये 6 महीने से ज़्यादा तक चलना चाहिए। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रेवलेंस कितना है, प्रेवलेंस मतलब कि कितना कॉमन है। तो माइल्ड सोशल फोबिया जो है वो आपके 18% ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जाता है, मॉडरेट सोशल फोबिया 4%, सिवियर सोशल फोबिया 0.7% और वेरी सिवियर सोशल फोबिया जो है वो 0.2%। मतलब माइल्ड जो है वो क्वाइट कॉमन है, ऑलमोस्ट 1 in 5 पीपल इसे सफ़र करते हैं, तो वो अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं मगर वो मैनेज कर लेंगे अपनी लाइफ को। मॉडरेट और सिवियर जो है वो आपके लेस कॉमन है, ये लोग जो है वो रियली स्ट्रगल करते हैं टू फंक्शन प्रॉपर्ली इन सोशल एनवायरनमेंट। और वेरी सिवियर जो है वो और भी ज़्यादा रेयर है, जो कि सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, बट उनके लिए लाइफ जो है वो काफ़ी एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। दूसरा है जेंडर डिफरेंसेस, हु इज़ मोर अफेक्टेड। वुमेन आर स्लाइटली मोर लाइकली टू हैव सोशल एंजाइटी देन मेन। अबाउट 60% सफरर्स जो होती हैं वह वुमेन होती हैं। ऐसा 2 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला, कल्चरल नॉर्म्स, समटाइम्स औरतों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है सोशल बिहेवियर, अच्छे से बात करो, अच्छी दिखो, अपीयरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस का। और दूसरा हो सकता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से भी कई बार वुमेन जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एंजाइटी ट्रिगर्स को लेकर। इसके बाद है एज ऑफ ऑनसेट, कि व्हेन डज इट रियली बिगिन, कब ये बीमारी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कब ये शुरू होती है। ये आपकी बाकी फोबियाज़ के मुकाबले लेट शुरू होती है। जैसे आपके जो स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं, फियर ऑफ स्पाइडर्स या फियर ऑफ हाइट्स, यूजुअली आपके चाइल्डहुड में अपीयर होते हैं, लेकिन जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है ये टिपिकली आपके अर्ली एडोलेसेंस या फिर अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होती है। एडोलेसेंस में इसलिए हो सकता है क्योंकि इस टाइम पर पीयर प्रेशर, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सोशल इवैल्यूएशन काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं, और इस एज में आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सोशल बिलोंगिंग जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो आपको फियर ऑफ जजमेंट जो है वो काफ़ी ड्रामेटिकली ग्रो कर सकता है। कोमॉर्बिडिटी होता है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ और कौन सी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। बाकी जो और एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं वो होते हैं इन ओवर 2/3 ऑफ केसेस, डिप्रेशन इन अबाउट 50% ऑफ केसेस, और सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन जो कि माइल्डली कोमॉर्बिड है, एक्सट्रीमली कॉमन नहीं है मगर कुछ केसेस में हो जाता है। मेहतालिया एंड वांकर की 2004 की स्टडी में पाया गया कि 12.8% ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट जो डिप्रेशन और पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस से डील कर रहे हैं ऑल्सो हैड सोशल एंजाइटी। तो ये शो करता है कि सोशल एंजाइटी जो है वो अफेक्ट करता है आपकी एजुकेशन को मैसिवली। छाबड़ा एट आल 2009 की स्टडी में पाया गया कि ओवरऑल एंजाइटी रेट 10.3% है हाई स्कूलर्स में, जिसमें गर्ल्स जो है वो हाइयर प्रेवलेंस शो करती हैं। डायनेमिक्स ऑफ सोशल फोबिया, इसके अंदर हम 3 कॉजल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को कॉज करने के पीछे हो सकती हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल कॉजल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर्स और सोशल एंड सोशियो कल्चरल कॉजल फैक्टर्स, ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो पहला है सोशल फोबिया एज अ लर्नड बिहेवियर। सोशल फोबिया जो है वो आपके बर्थ से नहीं आता है। इन मैनी पीपल ये डेवलप होता है लेटर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस। मच लाइक कैसे आप कुत्तों से डरना शुरू कर देते हैं क्योंकि किसी कुत्ते ने आपको काट लिया है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग तब होता है जब कोई इनिशियली न्यूट्रल सिचुएशन जो है वो उसको हम एसोसिएट कर लेते हैं फियर के साथ बिकॉज ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस। इन द केस ऑफ सोशल फोबिया बैड एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकता है कोई सिचुएशन ऑफ एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलिएशन या क्रिटिसिज्म। ईदर आप उस चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं या किसी को देखते हैं उस चीज़ से सफ़र करते हुए। जैसे क्लास में एक बच्चे ने स्पीच दी और सब बच्चे उसमें हंसने लग गए, तो वो जो है वो एसोसिएट करने लग जाता है स्पीकिंग इन पब्लिक को विद शेम एंड फियर, है ना। या फिर एक टीनेजर जो है वो देखती है कि उसकी दोस्त को बुली किया जा रहा है फॉर द वे शी ड्रेसेस, शी हरसेल्फ बिकम्स एंशियस कि फिर मुझे भी लोग ऐसा सोचेंगे। तो ये फियर जो है वो स्प्रेड करता है फ्रॉम वन बैड इवेंट इनटू मेनी फ्यूचर सोशल इवेंट्स। 56 to 58% लोग जो हैं वो सोशल फोबिया से जो सफ़र करते हैं वो एक डायरेक्ट ट्रॉमेटिक सोशल एक्सपीरियंस जो है वो याद कर सकते हैं जिनकी वजह से उनको ये डिसऑर्डर ट्रिगर हुआ था। दिस मीन्स मोर देन हाफ ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी क्लियरली ट्रेस बैक कर सकते हैं कि एक एम्बैरेसिंग इवेंट जिनकी वजह से उनको ये डिसऑर्डर हुआ जो कि उन्होंने वो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। 92% ऑफ अडल्ट जो कि सोशल फोबिया से सफ़र कर रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट करा दैट उन्होंने अपनी चाइल्डहुड में सिवियर बुलिंग एक्सपीरियंस करी है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं OCD पेशेंट्स के साथ तो उनमें से सिर्फ 35% ऑफ देम रिपोर्टेड बुलिंग। इसका मतलब है बुलिंग, हार्श टीजिंग, पब्लिक एम्बैरेसमेंट या क्रिटिसिज्म काफ़ी टाइटली लिंक्ड है विद द लेटर डेवलपमेंट ऑफ सोशल फोबिया। मतलब बच्चे जिनको कॉन्स्टेंटली बुली किया गया था फिर वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं सोशल सिचुएशंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फर्दर इमोशनल हार्म। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि अगर एक टर्टल को बार बार बहुत हार्शली पोक करा जाएगा तो फिर वो अपनी शेल से बाहर आना बंद कर देता है। सिमिलरली तो बच्चों को जब इतना ज़्यादा बुली किया जाता है तो वो सोशली विड्रॉन हो जाते हैं जिससे वो लीड करता है सोशल फोबिया बाद में। ऑस एंड हुगडाल की 1981 की स्टडी में पाया गया दैट 13% ऑफ इंडिविजुअल डेवलप करते हैं सोशल फोबिया थ्रू वाइकेरियस कंडीशनिंग। मतलब कि दूसरों को ह्यूमिलिएटेड होते हुए ऑब्जर्व करते हुए देखकर, मतलब दूसरों को ह्यूमिलिएट होकर वो खुद डर जाते हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर वो फोबिया डेवलप कर लेते हैं। हैकमैन एट आल की 2000 की स्टडी में पाया गया कि उन्होंने जब लोगों से पूछा विद सोशल एंजाइटी कि वो विजुअलाइज करें अनकंफर्टेबल सोशल सिचुएशन जिनसे उन्हें डर लगता है, तो 96% ऑफ पार्टिसिपेंट रिकॉल करते हैं एक स्पेसिफिक सोशल ट्रॉमा जो कि उनके फियर से कनेक्टेड था। दिस मीन्स दैट ऑलमोस्ट एवरीवन जो कि स्ट्रॉन्ग सोशल एंजाइटी कैरी करता है उसके पास एक इमोशनली चार्ज्ड मेमोरी है जो कि ट्रिगर करती है इमेजेस ऑफ फेलियर या एम्बैरेसमेंट जब भी वो कोई न्यू सोशल सिचुएशन फेस करते हैं। तो सोशल फियर्स एंड फोबिया इन एन एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट। सोशल फोबियाज एंजाइटी अबाउट सोशल इंटरेक्शंस जो है वो अब हमारे डीपली एम्बेडेड है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। ये कोई रैंडम साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो कि इवॉल्व हुए हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इसमें हम दो चीज़ें समझते हैं, डोमिनेंस हायरार्कीज एंड सोशल फियर्स। ह्यूमन बीइंग बाकी अदर एनिमल्स की तरह इवॉल्व हुए हैं सोशल ग्रुप में विद डोमिनेंस हायरार्कीज। ये हायरार्की स्टैब्लिश होती हैं थ्रू अग्रेसिव इंटरैक्शंस एंड असर्शन ऑफ पावर। डोमिनेंस हायरार्कीज़ को हम ऐसे समझते हैं एक सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंडिविजुअल्स को रैंक करा जाता है बेस्ड ऑन पावर, स्टेटस और इन्फ्लुएंस। एंशिएंट सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल्स जो कि लोअर इन स्टेटस थे या मान लेते हैं वो किसी बैटल में हार गए, वो एग्जिबिट करते थे सबमिसिव बिहेवियर ताकि उनको फर्दर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फर्दर पनिशमेंट ना मिल जाए। इमेजिन आप एक किसी प्रिमिटिव ह्यूमन ट्राइब के पार्ट हैं, तो अगर आप ट्राइबल लीडर को चैलेंज करते हैं तो आपका रिस्क ऑफ बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड या फिर इवन फिजिकली हार्म जो है वो बढ़ जाता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे क्लास में अगर कोई मॉनिटर है और किसी बच्चे ने मॉनिटर को चैलेंज कर दिया कि तुमसे अच्छा तो मैं क्लास मैनेज कर लूँगा, और फिर वो क्लास मैनेज नहीं कर पाया, तो बच्चे उसे ऐसे एक्सक्लूड कर देते हैं ना कि नहीं तुम तो किसी काम के नहीं हो, चलो हटो यहाँ से, हमारा यही मॉनिटर बेस्ट है। समझ आ रहा है? तो ओवर टाइम ह्यूमंस ने डेवलप कर लिया है एक हाइटेंड सेंसिटिविटी टू सोशल रिजेक्शन। तो इसलिए हम कभी भी किसी को सामने से जाके चैलेंज करने से डरते हैं क्योंकि अगर नहीं हो पाया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, फिर उस सब हमें एक्सक्लूड कर देंगे वहाँ से, तो जिससे आपका सर्वाइवल हार्डर हो जाएगा। एक बार क्लास में सबने मिलकर आपको एलिनेट कर दिया तो फिर वो थोड़ा सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर अकेले खाना खाना, अकेले पढ़ाई करना, तो ये सब। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग थ्रेट ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन में हमारी
एबिलिटी है कि हम फेशियल एक्सप्रेशंस को क्विकली प्रोसेस कर पाते हैं। अमंग दीज एंगर और कंटेम्प्ट जो है वो ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि इंडिकेट करते हैं डोमिनेंस और एग्रेशन। एवोल्यूशनरीली ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं टू दीज एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आपका एडवांटेज है टू अवॉइडिंग हार्म फ्रॉम अग्रेसिव इंडिविजुअल्स इन द सोशल ग्रुप। स्टडी शो करती है दैट ह्यूमंस आर क्विकर एंड मोर सेंसिटिव इन रिकग्नाइजिंग एंगर या कंटेम्प्ट इन अदर्स फेशियल एक्सप्रेशन कंपेयर टू न्यूट्रल या हैप्पी। मतलब अगर कोई न्यूट्रल और हैप्पी फेशियल रिएक्शंस है तो हमें उतनी जल्दी समझ नहीं आएगा जितना एंगर और कंटेम्प्ट अगर नजर आ रहा है। तो दिस रैपिड प्रोसेसिंग ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन अदर्स लाइकली इवॉल्व हुआ था ताकि हम स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर पाएँ इन्वायरमेंट में, क्योंकि अगर कोई हमें गुस्सा वाला चेहरा नजर आ रहा है तो हम तुरंत उसको समझ पाएँ और तुरंत वहाँ पर रिएक्ट कर पाएँ जो भी वहाँ पर सूटेबल रिएक्शन है वो। परसेप्शंस ऑफ अनकंट्रोलेबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब लोग ट्रॉमेटिक इवेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि पेरेंट्स का सेपरेट होना या फैमिली इश्यूज़ या इवन सेक्सुअल अब्यूज़, तो ये शेप करता है हाउ दे व्यू द वर्ल्ड अराउंड देम। इमेजिन अगर एक बच्चा एक्सपीरियंस करता है देयर पेरेंट्स फाइटिंग या सेपरेटिंग, तो फॉर द चाइल्ड उसकी जो दुनिया है वो अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल हो जाती है, क्योंकि वो उनको लड़ने से या अलग होने से रोक नहीं सकता है। तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस और एंजाइटी आ जाती है। जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं दीज अनप्रेडिक्टेबल अनकंट्रोलेबल इवेंट्स, तो वो ऑफ्टन जनरलाइज कर देते हैं इस फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस को बाकी एरियाज ऑफ देयर लाइफ में, स्पेशली सोशल सिचुएशंस। जिस बच्चे ने एक्सपीरियंस करा है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, तो वो स्टार्ट कर लेता है ये समझना कि सारे सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो आपके अनप्रेडिक्टेबल है और अनकंट्रोलेबल हैं। फिर अगला है परसेप्शन ऑफ सोशल डिफीट। अब ये जो फीलिंग है अनकंट्रोलेबिलिटी की मैनिफेस्ट कर जाती है सोशल डिफीट। साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है दैट पर्सन फील्स लाइक कि वो ऑलरेडी हार चुके हैं, दे हैव फेल्ड सोशली। तो इफ़ दे फेल एट समथिंग इन सोशल सिचुएशन, जैसे कि पब्लिक स्पीच में या किसी कॉन्वर्जेशन में, तो वो खुद को ब्लेम करते रहते हैं और फिर हेल्पलेस फील करते हैं। तो ये जो आइडिया ऑफ सोशल डिफीट है ये लिंक्ड हो जाता है टू फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड फियर। तो जब भी वो किसी सिमिलर सोशल सिचुएशंस में हैं तो उनको वो चीज़ याद आती है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो अब रहने देते हैं, अब कुछ भी नया ट्राई करने से पहले। कॉग्निटिव बायसेस इन सोशल एंजाइटी। कॉग्निटिव बायसेस आपके पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग हैं जो कि डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि हम कैसे दुनिया को देखते हैं, खुद को देखते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया, ये कॉग्निटिव बायसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ सोशल डिसऑर्डर। की कॉग्निटिव बायसेस हम देखते हैं। सबसे पहला कॉग्निटिव बायस होता है एंटिसिपेशन ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन। जो वन ऑफ द मोस्ट कॉग्निटिव बायस है सोशल फोबिया में, वो है एंटिसिपेशन ऑफ रिजेक्शन या नेगेटिव जजमेंट। हम खुद से ही ये सोचते हैं कि सामने वाला जो है वो नेगेटिवली जज कर रहा है, वो सोच रहा होगा कि मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं कितनी कैसे ख़राब तरीके से बात कर रही हूँ, मेरी वोकैबुलरी कितनी कमज़ोर है, ऐसे करके। तो पीपल विद सोशल फोबिया एक्सपेक्ट करते हैं वर्स्ट इन सोशल सिचुएशन एंड दे फील वल्नरेबल या थ्रेटेंड बाय द पॉसिबिलिटी कि लोग उन्हें डिसअप्रूव कर देंगे। बेक एंड एमरी की 1985 की स्टडी में पाया गया दैट पीपल विद सोशल फोबिया जो है वो टेंड टू एंटिसिपेट रिजेक्शन बिफोर इट इवन हैपन्स। मतलब अभी हुआ नहीं है लेकिन वो ऑलरेडी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये तो मुझे रिजेक्ट ही कर देंगे। तो ये दिस मेक्स देम हाइपर अवेयर अपने खुद के बिहेवियर को लेके, जिससे वो नर्वस हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और बिफोर आपने अपना प्रेजेंटेशन शुरू करा है आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मेरे से तो बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं होने वाली, मैं तो मैसअप करने वाली हूँ, सब सोचेंगे कि मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा, मैंने कितनी ख़राब प्रेजेंटेशन दी है, फिर बाद में मैडम भी मुझे बोलेंगे कि मुझे तो तुमसे इतनी एक्सपेक्टेशन थी, तुमने क्या करा। समझ आ रहा है? तो जब इतना ज़्यादा आप सोचेंगे तो इससे आपको एंजाइटी होगी तो नर्वसनेस होगा, जिससे आपका जो फाइनल बिहेवियर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिससे आप ज़्यादा एंशियस नज़र आएंगे और इससे आपका लोग सच में आप देखेंगे ये तो आप तो थोड़े लेस कॉन्फिडेंट हो। नेगेटिव सेल्फ इमेज में क्या होता है दैट पीपल विद सोशल फोबिया व्यू देमसेल्व्स एज इन्फीरियर या फिर फ्लॉड। वो फोकस करते हैं अपनी शॉर्टकमिंग्स पे, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं कैसे अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, मैं कैसे फंबल कर जाती हूँ। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, आप पूरे टाइम आप खुद को ही बोल रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप सोशल सिचुएशंस अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो वहाँ जाके खुद को एम्बैरेस ही कर दूँगी। और अगर आप सोशल सेटिंग में होते हैं तो फिर ये बायस जो है वो आपको आउट ऑफ प्लेस फील कराता है, एज दो यू डोंट बिलोंग। अगर लोग आपको ये भी सोच रहे हैं आप कितने कि यार कितनी अच्छी है, कॉम्पिटेंट है, कितनी सुंदर है, कितने अच्छे से बात करती है, लेकिन आपके मन में तो ये चल रहा है कि लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि मैं कैसी हूँ, मैं अच्छे से बात भी नहीं करती। तो समझ आ रहा है? तो इससे क्या होता है ना कि हम खुद को उस गड्ढे में डाल देते हैं कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं कितनी ख़राब हूँ, और इस वजह से वो समझ आ रहा है उस लूप में चलते रहते हैं।
अगर किसी ने मुझे देख के स्माइल करी है तो हो सकता है कि उसने मुझे पिटी स्माइल भी करी हो, दया खाने वाली स्माइल, या फिर हो सकता है कि उसने मुझे एडमिरेशन वाली स्माइल करी हो। मगर जो लोग सोशल एंजाइटी से सफ़र करते हैं तो वो उसको समझ लेते हैं, हमेशा उसको नेगेटिवली समझ लेते हैं। अगर कोई मुझे ब्रीफली एक नज़र किसी ने मुझ तरफ देखा तो मैं उसको समझ लूँगी कि वो मुझे जज कर रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरे बारे में बिचिंग कर रहे होंगे, ये सब। फिर है बायोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ सोशल फोबिया। सोशल फोबिया के जो रूट्स हैं वो सिर्फ सोशल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में नहीं है, बट ऑल्सो इन बायोलॉजिकल एंड टेम्परामेंटल एस्पेक्ट्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन प्री डिस्पोजिंग सर्टन इंडिविजुअल्स टू डेवलप सोशल एंजाइटी, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू एक्सपीरियंस ऑफ सोशल फियर, रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन। की बायोलॉजिकल एंड टेम्परामेंटल फैक्टर में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर टू सोशल फोबिया होता है बिहेवियरल इनहिबिशन। एक टेम्परामेंटल ट्रेट होता है जो कि शेयर करता है सिमिलैरिटीज विद बोथ न्यूरोटिसिज्म एंड इंट्रोवर्जन। बिहेवियरल इनहिबिशन रेफर करता है एक बच्चे की टेंडेंसी कि वो ज़्यादा शाय, विड्रॉन और एंशियस होता है इन रिस्पॉन्स टू किसी नए या किसी अनफेमिलियर सिचुएशन, लोगों के सामने, इन्वायरमेंट में। ट्रेट कंसिडर किया जाता है एक की टेम्परामेंटल वेरिएबल जो कि लिंक्ड है सोशल एंजाइटी से। चैप्टर में हमें 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया है, स्पेसिफिक फोबियाज क्या होते हैं और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। बाकी 2 बच्चे हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और अगोराफोबिया क्या है। ठीक है, तो कोई भी बीमारी को पढ़ने का पूरा प्रोसीजर यही होता है कि सबसे पहले हम बीमारी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, कोई केस स्टडी पढ़ लेते हैं, फिर प्रेवलेंस कितना है कि वो पूरी दुनिया में कितनी बीमारी पाई जाती है, कितने लोगों में होती है, एज ऑफ ऑनसेट, कब वो बीमारी शुरू होती है, जेंडर डिफरेंसेस, मेल्स और फीमेल्स में किनको ज़्यादा होता है, कोमॉर्बिडिटी मतलब उसके साथ और कौन सी बीमारी आती है। डायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम कॉजल फैक्टर, जैसे कि साइकोलॉजिकल कॉजल फैक्टर्स क्या हैं, बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल कॉजल फैक्टर्स क्या हैं, और फिर ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, 11 पॉइंट्स हो गए ऑलमोस्ट, कि कैसे कोई बीमारी है, कैसे कॉज होती है, क्या सोल्यूशंस है, ऐसे करके पूरा डिटेल में ऐसे ही पढ़ते हैं और ऐसे ही इनका आंसर एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ते हैं कि और जो बाकी 2 डिसऑर्डर्स रह गए, अगोराफोबिया और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर।